नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। संभल की बात करेंगे, संभल के सांसद की बात करेंगे, असदुद्दीन ओवैसी की बात करेंगे और जो चंदौसी में एक और ऐसी विरासत मिली है जो करीब 150 बीघा में है और करीब-करीब 250 साल पुरानी है। उसमें भी करीब 30-32 कुएं हैं जिसको पाट दिया गया है। और ये जो चंदौसी का नया मंदिर का स्थान है, इसमें करीब-करीब 15 बीघे में तो मंदिर ही बना हुआ है, लेकिन अब जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। उसके बहुत सारे पार्ट्स पर भी लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। इसकी शिकायत की थी स्थानीय नागरिकों ने और प्रशासन अब पूरी तरीके से चुस्त-दुरुस्त है। उसकी पैमाइश की जा रही है। उसके भी पुनरुद्धार की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। ऐसा लगता है कि संभल और आसपास के पूरे क्षेत्र में ही जो हमारी समृद्धशाली विरासत है, जो अतीत के थपेड़ों में कहीं काल-कलवित सी होकर के रह गई थी, कहीं खोकर रह गई थी, जिसको ढाँप दिया गया था, अब कम से कम योगी आदित्यनाथ के सत्ता में रहने से उनके दिन तो भावड़ गए हैं और अब वो सारी एक-एक करके सामने भी आ रही है और उनकी पुरानी जो गौरवशाली एक प्रतिष्ठा थी, एक सम्मान था, एक स्थान था, उसको बहाल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। इसके मायने भी हम समझेंगे कि क्या हैं। सीधे जुड़ लेते हैं लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट के साथ और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो इसी पर आते हैं। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क हाई कोर्ट के चक्कर काट रहे थे और तब से काट रहे थे जब से दंगाइयों को उकसाने का गंभीर आरोप उन पर लगा है। एफआईआर दर्ज हुई है, नामजद एफआईआर है। ये उस एफआईआर को इस बेस पर रद्द कराना चाहते थे कि साहब, जिस दिन दंगा फसाद हुआ है, जिस दिन पत्थरबाजी हुई है, जिस दिन क्लैश हुआ है, मैं तो वहां था ही नहीं। लेकिन पुलिस का, प्रशासन का कहना है कि ये 22 नवंबर को वहां पर थे। इन्होंने नमाजियों को, जो जुमे की नमाज अदा करने के लिए आए थे, उनको भड़काया था, उनको उकसाया था और कुछ दूसरे भी उनके पास सबूत हैं जिनसे ये पता चलता है कि जड़ में ये ही थे। और इनके पीछे कौन-कौन है ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये एफआईआर रद्द कराने गए थे। हाई कोर्ट ने इनकी अपील को, इनकी याचिका को खारिज कर दिया है। इनको एक बड़ा झटका लगा है। इतनी सी राहत दी है कि अभी पुलिस गिरफ्तारी ना करे, लेकिन उसमें भी शर्तें हैं। तो आप इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, शफीकुर रहमान बर्क के लिए बहुत मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। जियाउर और जो रहमान बर्क। जी। सॉरी, जियाउर रहमान बर्क वो तो उनके बाबा का नाम है। और ये सारी बातें खबरों में, अखबारों में आ चुकी हैं कि संभल की हिंसा का अब अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन सामने आ चुका है। आपने देखा है कि पाकिस्तान के कारतूस वहां बरामद हुए हैं और एक शातिर अपराधी जो वहां का हिस्ट्री शीटर है, उसके खिलाफ तमाम मुकदमे दर्ज हैं। वो वहां से फरार हो चुका है। इस समय कहा जाता है कि वो दुबई में है। और भी चीजें उसमें सामने आई हैं। तो हमें आपको कोई आशा नहीं होना चाहिए यदि किसी भी दिन इस मामले में एनआईए की एंट्री हो जाती है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की इसमें एंट्री होगी। इसके अंतर्राष्ट्रीय तार अब सामने आ रहे हैं। कश्मीर के लोगों से भी इसके इसके मामले आ रहे हैं और सीमा पार पाकिस्तान से भी इसके जो है लिंक सामने आ रहे हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो संभल है वो एक तरीके से देवबंद के बाद रेडिकल इस्लाम का, कट्टरवादी इस्लाम का एक गढ़ है। और संभल में आजादी के बाद से लेके पिछली सपा सरकार जो 2017 में चली गई, तब तक
हिंदुओं के खिलाफ एक संगठित हिंसा का एक लंबा 70 साल का इतिहास है। हिंदुओं के दंगा कर में हिंदुओं का नरसंहार, उनकी प्रॉपर्टी खरीद पे कब्जा करना, दुकानों पे कब्जा करना और 1978 के दंगों से लेके अब तक जो है 209 हिंदुओं की हत्या की गई है वहां के दंगों में। और एक नेता का नाम बार बार आता है, मंजर शफी। ये ये वही मंजर शफी है जो 1978-79 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र नेता था। और ये वो जो उस समय एक संगठन बना था सिमी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसको केंद्र सरकार ने बैन कर दिया था, वो बैन आज तक चला है। और वो जो है अब पीएफआई के रूप के नए अवतार के रूप में सामने आ चुका है, पीपुल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। उसको भी केंद्र सरकार बैन कर चुकी है। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का तो ये आपको मालूम ही है, उसका ये टारगेट है, लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। तो ये संभल में जो हुआ है, ये मामला बहुत दूर तक जाएगा, देश की राजनीति को बड़े पैमाने पे ये प्रभावित करेगा। और ये जो ज़ियाउर रहमान बर्क साहब हैं, ये तो बहुत छोटे से एक प्यादे हैं। और पुलिस के पास इस बात का भी सबूत है, ये अखबार खबर भी आ चुकी है अखबारों में, कि शाहजहांपुर के मदरसे से भी छात्रों को बुलाया गया था, आसपास के गांवों से लोगों को बुलाया गया था। और पूरी जो लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है और जिस तरीके से एक तरफा कार्रवाई हुई है, आपने देखा होगा कि अब तक समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव इस मामले को सामुदायिक दंगा नहीं बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि संभल के जिला अधिकारी और एसपी ने साजिश करके वहां हिंसा कराई। भारत के इतिहास में आज तक कभी किसी नेता ने किसी जिले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऊपर इस तरह का अनूठा आरोप नहीं लगाया था कि डीएमएसपी ने साजिश की। डीएमएसपी के ऊपर आरोप ये लगता है कि आप अक्षम रहे, आप हिंसा को रोकने में असफल रहे, इंटेलिजेंस फेल्योर था, आप और यदि तनाव था तो आपने समुचित तैयारी नहीं की। और कुल मिला के प्रशासनिक अक्षमता के आरोप लगते हैं। लेकिन ये आरोप कभी नहीं लगता कि डीएमएसपी ने दंगा कराया हो। और सच तो ये है कि अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को ये समझ ही में नहीं आ रहा है कि इस मामले से कैसे निपटा जाए। आपने देखा होगा अभी पिछले हफ्ते समाजवादी पार्टी के नेताओं की एक डेलीगेशन संभल गया था। उसको लीड किया था लीडर ऑपोजिशन यूपी असेंबली माता प्रसाद पांडे ने, जो पहले विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उसके एक दिन पहले अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया कि मुख्यमंत्री का आवास जो है लखनऊ में, उसके नीचे भी शिवलिंग दबा हुआ है। अब ये इतना गैर जिम्मेदार और इतना अजीबोगरीब बयान था, वो ये भूल गए कि उसी बंगले में 5 साल वो भी रह चुके हैं एज ए चीफ मिनिस्टर। उसी बंगले में 3 बार उनके पिताजी मुख्यमंत्री के तौर पर रह चुके हैं, 1989 से 91 तक, 93 से 95 तक और 2003 से 2007 मार्च तक। 3 बार वो भी रह चुके हैं। 4 बार मुख्यमंत्री रही है बहन मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी की नेता, 4 बार वो भी रह चुकी हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि इस बयान के देने का मतलब क्या है? क्या आप सनातन संस्कृति का माहौल उड़ा रहे हैं? क्या सनातन संस्कृति का माहौल उड़ा करके, मजाक बना करके आपको लगता है कि आप संभल के मुसलमानों को बड़ा सकारात्मक संदेश दे रहे हैं और वो बड़े प्रसन्न होंगे? भाई, आप सनातन धर्म का मजाक बना रहे हैं और अगर ये संदेश जाता है कि साहब इससे ये मुसलमानों को अच्छा लगेगा, तो इससे तो हिंदू मुसलमानों के दिलों में बैर बढ़ेगा ना। क्यों चाहेगा मुसलमान कि हिंदुओं से उसकी जो है दूरी बढ़े? तो एक तो ये काम इन्होंने किया है। तो शफीकुर रहमान, ये जो ज़ियाउर रहमान बर्क हैं, ये बहुत दिन तक जो है ये बच नहीं पाएंगे। सुप्रीम हाई कोर्ट ने साफ बता दिया कि एफआईआर क्वैश नहीं हो सकती। और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा और इनको पुलिस नोटिस भेजेगी, यदि ये जांच में सहयोग करते हैं तो कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन ये जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो इनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वो मामला खाली गिरफ्तारी का ही नहीं है, इनके ऊपर बिजली चोरी का जो आरोप है उसमें भी गिरफ्तारी हो सकती है। और पावर कॉर्पोरेशन ने पहले उनको 1 करोड़ 92 लाख रुपए का बिल का नोटिस थमाई दिया है।
और उसकी भी समय सीमा अगले हफ्ते समाप्त हो रही है, उनको उसका भी जवाब देना है। तो ये मामला बहुत गंभीर है और जिस तेजी से वहां पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई की है, इसकी लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी तेज कार्रवाई होगी। वीरेंद्र जी, और आज ही एक एफआईआर और दर्ज हो गई है कि जिन नेताओं ने दावा किया था कि जो सत्यवत चौकी बन रही है मस्जिद के सामने, वो वक्फ की जमीन है। और ये दावा किया था आपके ओवैसी ने, जो जो हैदराबाद के एमपी हैं, असदुद्दीन ओवैसी। तो कानूनी तौर पे सरकार का पक्ष बहुत मजबूत है। और अब ये हीला हवाली करके और ये झांसा दे करके, दबाव बना करके, धमकी दे करके, ये सांसद ने जब हिंसा हुई थी उसके पहले भी उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की थी, जो उनका ये चाल कामयाब नहीं हुई। वीरेंद्र जी, आपको ध्यान होगा इन्हीं असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया था जब वक्फ बिल पेश करने का फैसला सरकार ने किया था। इन्होंने कहा था कि साहब अकेले उत्तर प्रदेश में ही 1,23,000 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 1,13,000 तो ऐसी हैं जिनके कोई कागजात ही नहीं है, कोई कागज दस्तावेज नहीं ही है। हाँ। नहीं है। तो कहीं उसी झोंक में आकर के इन्होंने एक मुसीबत मोल तो नहीं ले ली है? सब देखिए, आप अगर आजादी के पहले से अब तक का इतिहास देखें, तो विशेष करके 1920 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तुर्की के खलीफा को अंग्रेजों ने हरा दिया और उसकी सत्ता को खत्म कर दिया, तो तुर्की के के बादशाह की बहाली के लिए जो महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया था, जिसका नाम खिलाफत आंदोलन था, और जिसको कांग्रेस के लोग को लोग आज बताते हैं कि वो खिलाफत अंग्रेजों की खिलाफत थी। जबकि खलीफा नाम की संस्था को यदि किसी राज्य का प्रमुख अगर खलीफा है, तो उसकी संस्था को खिलाफत कहते हैं, या अंग्रेजी में कैलिफेट कहते हैं। और बाद में कांग्रेस ने उसका नाम बदल दिया कि वो असहयोग आंदोलन था। तो 1920 से लेकर आज तक का इतिहास देखें, इस बीच में बंटवारा भी हुआ 1947 में, तो हमेशा मुसलमानों की नाजायज और अवैध और बेजा मांगों के सामने घुटने टेकने का कांग्रेस का इतिहास रहा है। और कांग्रेस की और ये सिलसिला महात्मा गांधी के समय से शुरू हो गया था। और न आजादी के बाद कांग्रेस के बाद जो पार्टियां उभरी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, लोहिया थे, चौधरी चरण सिंह के बाद के समय जो लोक दल था, जनता पार्टी थी, जनता दल था, या समाजवादी पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी थी, कांग्रेस के अलावा बिहार में सारी पार्टियों का ये था कि भाई इनके ऊपर मुसलमानों का वीटो पावर चलता है। तो इनमें एक तो और ये सारे मुसलमानों को इसमें जो है शामिल करने की जरूरत नहीं है। केवल जो मुसलमानों का जो अशराफिया क्लास है, जो अपर कास्ट है, जो शेख सैयद तुर्क पठान, भारत में तुर्कों को मुगल कहा जाता है, तो केवल अशराफिया जो जो क्लास है, इसी ने पाकिस्तान बनवाया। सारा जो भारत में इस्लामिक रेडिकलिज्म है, ये सब इसके पीछे यही लोग हैं, और उसका गढ़ है दारुल उलूम देवबंद। तो इनको एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की एक आदत पड़ी हुई है 100 साल से, कि ये तो हमारा अधिकार है, कानून क्या होता है, जो हम चाहेंगे कर लेंगे। और और किसी मुख्यमंत्री की और किसी प्रधानमंत्री की ये इतनी इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारी बात को ना माने। याद करिए 1985 में जब शाह बानो के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, केवल ₹250 उसको गुजारा भत्ता देने की बात कही थी, तब तब मुसलमान नेता कहते थे हमने भारत की पार्लियामान को झुका दिया, हमने भारत की पार्लियामेंट को झुका दिया, घुटने पे ले आए। तो ये इनकी आदत रही है। और वीरेंद्र जी, जिस तरीके से मैंने ये तो सवाल एक्चुअल में इसलिए पूछा कि इन हाँ, लोगों की एक आदत बनी हुई है आदत कि बनी आप हुई इस है। तरह के दावे कर दीजिए, हाँ, प्रशासन हाँ, को, शासन को प्रेशर में ले हाँ, लीजिए और फिर उसके बाद लोगों को एकजुट करिए, लामबंद करिए, उनका वोटों का ध्रुवीकरण करिए और अपना हुँ, खेल चलाइए आगे। तो अगर एफआईआर दर्ज हो गई है, अभी तो बिना नाम के हुई है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होगी होगा। तो नाम तो इनका आएगा, क्योंकि ट्विटर पर इन्होंने वो तथाकथित दस्तावेज जो है वो साझा किए हैं। हाँ, हाँ, तो ये तो बकायदे फँसेंगे ही फँसेंगे।
सबूत तो अगर दिया ही आप इन्होंने। कानूनी दांव पेच में आप फंसेंगे तो ये तो मुसीबतें शुरू हुई हैं एक तरीके से। इनकी मुसीबत अभी बड़ी ये आने वाली है कि 12 दिसंबर को ये सुप्रीम कोर्ट गए थे सर्वे के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने इनको 6 जनवरी तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाने का आदेश दिया था। आज 3 जनवरी हो गई है और विंटर वेकेशन के बाद कोर्ट खुल भी गई है। अभी तक इन्होंने ये रिट फाइल नहीं कर पाए हैं। अगर ये हाई कोर्ट जाएंगे तो उसमें भी इनके दावेदारी पे सवाल खड़ा होगा कि जब 1904 के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ये जामा मस्जिद 1920 से एएसआई के कंट्रोल में है, तो ये मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी कहां से आ गई? मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी का कानूनी आधार क्या है? हाई कोर्ट में पूछा जाएगा कि आप किस हैसियत से यहाँ पे पिटिशन लेकर के आए हैं। इनसे एएसआई ये भी कह सकती है कि आप जो है इस पे अपना अवैध कब्जा खाली कीजिए। आपने यह एक संरक्षित, एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और आपने इसके स्वरूप में छेड़छाड़ की है। आपने इस पे प्लास्टर कराया है, आपने इस पे रेलिंग लगवाई है और जो जो इसके प्राचीन कुएं हैं उनको आपने ढका है, दीवार बनवाई है, पेंट कराया, तमाम आपने ऐसे काम कराए हैं जिससे इस एंशिएंट मॉन्यूमेंट का जो ओरिजिनल कैरेक्टर है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो इनकी मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं और सबसे बड़ी मुसीबत ये बढ़ने वाली है अखिलेश यादव की, क्योंकि कांग्रेस के साथ मुस्लिम वोट को लेकर के जो उनका कंपटीशन है, जो उनकी प्रतिद्वंदिता है, उनको खुल करके हिंदू सनातन विरोधी स्टैंड लेना होगा और उसकी शुरुआत वो कर भी चुके हैं। पिछले हफ्ते जो उनका डेलीगेशन गया था उसमें 5 लोग जो मारे गए थे उस हिंसा में, प्रत्येक परिवार को उन्होंने 5-5 लाख रुपए दिए हैं। लेकिन बहराइच में जो हिंसा जो हुई थी नवंबर में, उसमें जो रामगोपाल मिश्रा की हत्या की थी, जो हत्या हुई थी, जो उसको घेर के मारा था मुसलमानों ने, वहां ना तो पैसा तो बहुत दूर की बात है, कोई डेलीगेशन भी नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने उसके बारे में कोई जांच पड़ताल करने का प्रयास नहीं किया। तो संभल से तो मुझे तो अब ये बात स्पष्ट सामने आ रही है कि एक सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का एक अद्भुत आंदोलन सामने आ रहा है। और आपको याद है, आपको मालूम ही है, कुछ ही महीने पहले प्रधानमंत्री ने कल की मंदिर के शिलान्यास किया था, इसी संबल में ही आचार्य प्रमोद कृष्ण को लेके गए थे और शायद ये बात होगी मार्च की, उन्होंने किया था, इलेक्शन के पहले हुआ था। तो संभल से तो एक बहुत बड़े आंदोलन पड़ने की उम्मीद है। माइक म्यूट था जी हाँ। हम्म, हम्म, 2-3 घटनाएं वहां और भी हुई हैं। एसपी पर फायर झोंकने वाले को दिल्ली से पकड़ करके बुला जी, लिया गोविंद गया है, बल्लभ मंगवा लिया को गया पकड़ है, गया। गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे मैं ये जानना चाहता हूं, अखिलेश यादव अगर डीएम एसपी पर दंगा कराने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं तो अखिलेश यादव पर पर्चा क्यों नहीं कट रहा है? या देखिए तो ये वो अभी सबूत पेश करें, या तो बिल्कुल वो सही बात सबूत है। पेश करें। मेरा मानना है 1990 में जब विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में कार सेवा के आंदोलन का आह्वान किया था और उस समय मुलायम सिंह यादव का दावा था कि परिंदा पर नहीं मार सकता है। लाखों लोग वहां पहुंचे थे। 2 बार वहां फायरिंग हुई थी, 30 अक्टूबर को हुई थी और 1 नवंबर को हुई थी। बहुत लोग मारे गए थे उसमें। तो अब मेरा मानना है कि अखिलेश यादव के सामने अयोध्या से बड़ी चुनौती है ये जो आज संभल में हो रहा है। तो और अगर इन्वेस्टिगेशन होगा तो इसमें मैं नहीं कह सकता कि पुलिस क्या करेगी, लेकिन निश्चित तौर पर इनसे पूछताछ तो हो ही सकती है। आखिरकार जिले का जो जो जिला अधिकारी होता है और जो पुलिस अधीक्षक होता है, उनके ऊपर पूरे जिले का प्रशासन चलाने के अलावा लॉ एंड ऑर्डर को जिम्मेदार को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। तो उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगना अपने आप में किसी एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो 5 साल मुख्यमंत्री रह चुका हो, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। और ये भी दिखाता है कि चूंकि संभल में जो कुछ भी हुआ है वो किसी आंदोलन के आधार पे नहीं हुआ है, वो कोई हिंदू मुस्लिम वैमनस्य के आधार पे नहीं हुआ है। बाकायदे संविधान सम्मत, न्याय सम्मत जो प्रक्रिया है, कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की गई, कोर्ट ने आदेश दिया कि इसका सर्वे कराओ, कि इसका सर्वे किया जाए
कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किया अब कोर्ट की सहायता के लिए। सर्वे कमिश्नर ने वहां सर्वे किया और कल पूरी रिपोर्ट सर्वे कमिश्नर कोर्ट में सबमिट कर दी है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इसलिए वो रिपोर्ट अभी पब्लिक नहीं की गई है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के सामने आने वाली है कि संभल के मामले को कैसे संभाले। और ये मामला केवल क्योंकि इसमें वो ये आरोप नहीं लगा सकते कि भारतीय जनता पार्टी ने या विश्व हिंदू परिषद ने या हिंदुओं के किसी संगठन ने वहां पे हिंसा कराई। कोर्ट के आदेश पर वहां पे उस मंदिर का सर्वे हुआ है और आपने खबरें आज देखी होंगी वहां पे तमाम सबूत मिले हैं। और हालांकि रिपोर्ट अभी पब्लिक नहीं हुई है। तो पॉलिटिकल लेवल पे आने वाले दिनों में अखिलेश यादव को खुल करके एंटी हिंदू स्टैंड लेना होगा। और मुलायम सिंह यादव में ये क्षमता थी कि उन्होंने उसको जो है उस चैलेंज को वो उन्होंने संभाला था 1990 में। अखिलेश यादव के पास ऐसी क्षमता मुझे दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि आपको याद होगा 2013 में जब दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में 50,000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ करके शरणार्थी कैंपों में रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव एक बार भी मुजफ्फरनगर नहीं गए जबकि उस समय प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी मुजफ्फरनगर के दौरे पे आए थे आपको याद होगा। यूपी का मुख्यमंत्री कभी वहां पे कभी मुजफ्फरनगर के लोगों के हाल जानने नहीं गया। तो ये जो है और ये कह देना कि बीजेपी घृणा फैलाती है नफरत फैलाती है दंगा कराती है हिंदू मुस्लिम कराती है। अब ये पारंपरिक घिसे पीटे नारे अब नहीं चलने वाले हैं। और जो अब तो दंगों का पूरा इतिहास सामने आ गया है। 47 से अब तक 209 हिंदुओं की हत्या हुई है। जी हाँ। कई हजार हिंदू जो है अपना घर अपनी प्रॉपर्टी अपने घर अपनी दुकान अपनी फैक्ट्री औने पौने दामों पे बेच के चले गए। और अब तो लोग दिल्ली से आके देख रहे हैं। बहुत लोग तो 40 साल बाद लौटे हैं संभल देखने कि भाई संभल अब इस लायक हो गया है कि हम अपने जिस गली में हमारा घर था वहां हम जा सकते हैं हमें और कोई खतरा हमको नहीं है। कितने मंदिर मिले हैं कितने कूप मिले हैं और कितने और प्राचीन देव स्थान मिले हैं। ये सारा विवरण आप अपने पिछले कार्यक्रम में देख चुके हैं। और ये सिलसिला अब संभल से बढ़ के आगे चंदौसी पहुंच गया है। और अभी न जाने कितना काम वहां बाकी है। एएसआई का काम तो मेरे ख्याल से अभी बहुत लंबा सामान बाकी है। और अब जो है ये जो न्यायिक लड़ाई है ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ना हो करके अब ये सीधे सीधे एएसआई और मुस्लिम पक्ष के बीच में हो जाएगी क्योंकि एएसआई को इस मस्जिद के ऊपर कब्जा वापस लेना होगा। और इसके लिए एएसआई को किसी को न्यायालय से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो जो मस्जिद कमेटी है उसका कोई कानूनी आधार ही नहीं है। ये वो रिपोर्ट है जिसका मैं चर्चा कर रहा था जो 250 साल पुराना मंदिर मिला है और कुंड के नीचे 32 कुएं दबे हुए हैं। और ये संभल के चंदौसी में इस धार्मिक स्थल को लेकर के अब ये मांग उठ रही है। ये एक्चुअल में गणेशपुर गांव में है और इसकी जानकारी प्रशासन को मिली थी गांव के ही लोगों के द्वारा कि ये पूरी तरीके से उपेक्षित है अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया है। इस पर कुछ लोगों के कब्जे हो गए हैं। केवल 15 बीघा में मंदिर और दूसरी धर्म स्थल हैं और टोटल ये 125 बीघा जमीन है। बहुत बड़ी बड़ा क्षेत्रफल इसको माना जाता है। मंदिर भी है। जी हाँ, एक बांके बिहारी मंदिर है यहाँ 250 साल पुराना क्षतिग्रस्त हालत में है। भव्य कुंड है उसमें 32 कुएं दबे हुए हैं और ये मांग की गई है कि साहब इसका पुनर्जीवन कराया जाए। ये वहाँ के चित्र मिले हैं आज तक की ये वेबसाइट काम पर भी पड़े हैं एएसआई पोर्टल करेगी आप पर। देखिएगा। ये काम भी एएसआई ही करेगी। जी हाँ, जी हाँ। तो ये एक बहुत बड़ा काम शुरू हो गया है वीरेन जी और योगी आदित्यनाथ हैं इसलिए ये हो भी रहा है। वरना ना तो ये बावड़ी खुदती ना इनकी प्रतिष्ठा बहाल होती ना ये पुराने जीर्ण शीर्ण धर्म स्थल जिन पर कब्जे कर लिए गए जो उपेक्षित पड़े हैं क्योंकि हिंदू आबादी वहां से अपनी जान बचाने के लिए निकल चुकी थी। अब फिर से कम
इनका पुनरुद्धार हो पाएगा? अभी तो बहुत सारे अवैध कब्जे बावड़ी के ऊपर है, उस पे मकान बने हुए हैं, अभी तो उनको हटाया जाना बाकी है। यहाँ मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा, पिछले वर्ष 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मोदी जी ने कहा था, विकास और विरासत, यानी जो देश का विकास भी होगा और जो हमारी प्राचीन विरासत है, हम उसको भी सजोएंगे, संवारेंगे, उसको रिक्लेम करेंगे। मैं देख रहा हूँ आज जो है प्राइम मिनिस्टर की ये जो ये भाषण था, उसकी एक लाइन अपने आप में सही साबित होती दिख रही है। और इसमें एक बात बहुत स्पष्ट है, हमें किसी का कुछ छीनना नहीं है, किसी को हानि नहीं पहुंचानी है, किसी का हम किसी का अमंगल नहीं चाहते। केवल जो हमारा प्राचीन है, जो हमारी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारी विरासत है, हम उसको वापस चाहते हैं। वही काम संभल में हो रहा है, वही काम अयोध्या में हुआ था, वही काम काशी में चल रहा है मुकदमा, वही चीज चल रही है मथुरा में। आगरा में जामा मस्जिद जो है, उसके जो जो उसकी सीढ़ियां हैं, वो वास्तव में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की मूर्तियां हैं। तो जो उनका पिछला हिस्सा फ्लैट होता है, जिसको बोलते हैं पार्श्व भाग, वो फ्लैट है, उसको लेकर भी मुकदमा है। ऐसा ही मुकदमा अजमेर को लेकर के है, भोजशाला को लेकर के मध्य प्रदेश में है, या अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है, जो जो संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़ करके वहां पे 2.5 दिन में वहां मस्जिद बनाई गई थी। इस तरह के 40,000 से ज्यादा जो है मस्जिदें हैं, जो मंदिरों को तोड़ के बनी हैं। तो ये केवल जो है और ये बहुत साफ साफ कहा गया है, जब तक भारत के वर्तमान मुसलमान नेतृत्व जो जो तुर्की हमलावर भेड़िए थे, जब तक अपनों को उनसे जोड़ेगा, जब तक जब जब तक वो तुर्कों की विरासत को अपनी विरासत बताएंगे, तब तक विवाद बना रहेगा। तो ये जो है ये और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बात को बहुत बार स्पष्ट कर चुके हैं, विधानसभा में कह चुके हैं, विधानसभा के बाहर कह चुके हैं, पब्लिक मीटिंग्स में कह चुके हैं कि भाई किसी का हमें कुछ छीनना नहीं है। हमारा जो हमारी विरासत है, वो केवल हम वापस ले रहे हैं। तो अभी तो देखिए नवंबर में सर्वे हुआ, अभी 2 महीने नहीं हुए हैं कि संभल में और चंदौसी में कितना विशाल खजाना सामने आ गया है। जरा कल्पना करिए, आने वाले 2 महीने में, 3 महीने में जब और खुदाई होगी, तब कितना कुछ निकलेगा। और अभी चंदौसी में तो बावड़ी का इलाका कम से कम 250-300 बीघे में था। अभी तो जो खुदाई हुई है, वो केवल मात्र 300 स्क्वायर फीट में हुई है। तो अभी कितना काम होना बाकी है। तो ये और जो कुछ भी हो रहा है, वो किसी हिंदूवादी संगठन के कहने पर, उसके दबाव में नहीं हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, वो कोर्ट के मैंडेट में हो रहा है। और जो वहां पे संभल में जो महंत ऋषिराज गिरी हैं, जो जो वहां संभल के एक मंदिर के महंत भी हैं, वो ही इसके पिछले 5 सालों से इसका अभियान चला रहे थे। और उन्होंने ही जो है जो वकील विष्णु जैन से संपर्क किया, और जो कुछ सामग्री इन्होंने इकट्ठा की थी महंत जी ने, ऋषिराज गिरी जी ने, उसके आधार पर विष्णु जैन ने मुकदमा दायर किया और ये मामला आगे बढ़ा। इसमें तो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद का दूर दूर तक इससे लेना देना है ही नहीं। और ये मामला नहीं कहां तक पहुंच गया। और ये सब इसलिए हो गया कि योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री ने केवल ये अधिकार दिया है, फ्री हैंड दिया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जो कानून सम्मत हो वो किया जाए। आज जो है 22 नवंबर को हिंसा हुई थी संभल में, अभी 2 महीने नहीं हुए हैं, लेकिन अखिलेश यादव के डीएमएसपी के ऊपर गैर जिम्मेदार आरोप के अलावा मुस्लिम पक्ष की ओर से आज तक एक भी बात ऐसी नहीं वो ला सके हैं जहां वो ये कह सकें कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके संग कोई अन्याय किया है या उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने सत्यव्रत पुलिस चौकी जो बन रही है, उसके बारे में भी दावे पेश किए, और डीएम ने कहा कि जो जो डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं वो अनरजिस्टर्ड हैं, उनकी कोई कानूनी वैधता नहीं है।
तो बिल्कुल। अब तक आप तो यानी मुसलमान जो मुस्लिम पक्ष की जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रही है, विक्टिम कार्ड खेलना, वहां पे हिंसा करके मुसलमानों ने विक्टिम कार्ड को खेलने का अधिकार भी अब खो दिया है। तो ये मामला हिंदू मुस्लिम है ही नहीं, ये मामला जो है मस्जिद कमेटी और एएसआई के बीच में है, ये मामला न्यायालय और मस्जिद कमेटी के बीच में है, ये मामला न्यायालय और मुस्लिम पक्ष के बीच में है। यहाँ तो मामला हिंदू मुस्लिम है ही नहीं, जबकि समाजवादी पार्टी द्वारा इस मामले को लगातार सामुदायिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। मामला कहाँ से हिंदू मुस्लिम, मुझे बताइए। जो पत्थरबाजी हुई थी मस्जिद में 24 नवंबर को रविवार के दिन, तो उसमें हिंदू कहाँ थे? बिल्कुल। वो तो हमला पुलिस के ऊपर किया गया था, पुलिस की गाड़ियां फूकी गई थी, जो और प्राइवेट गाड़ियां खड़ी थी उनको फूका गया था। ये तो जियाउर रहमान बर्क जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ गई हैं, असदुद्दीन ओवैसी की मुश्किलें बढ़ गई इकबाल हैं। महमूद का बेटा भी उसमें जो वहां का विधायक है, उसका के खिलाफ भी एफआईआर है ना, इकबाल महमूद के बेटे इकबाल के खिलाफ। इकबाल के बेटे के खिलाफ, हाँ, उसमें हाँ, भी। तो तो ये समाजवादी ये पार्टी लोग सब अब इसके लपेटे में आएंगे। ये सब नपेंगे, और मैं नहीं हम्म, मानता कि जब इन पर कार्रवाई होगी तो अखिलेश यादव की जो गलत बयानियां हैं वो उनको कोई किसी तरह की बख्शीश मिलने वाली है। वीरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय निकाला। मैं एक बार और कह दूं, और यहाँ सबसे जी बड़ी हाँ, समस्या इनके सामने ये आ रही है कि जो इनके पारंपरिक जो इनके बहाने होते थे, जो इनके टूल्स होते थे कि साहब मामला है कि वो ये अत्याचार हो रहा है मुसलमानों के ऊपर और बीजेपी जो है हिंदुओं की सरकार है, ये सारे जो इनके लटके झटके हैं, जो इनके पारंपरिक तौर तरीके हैं, पॉलिटिकल तौर तरीके, वो यहाँ काम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये मामला कम्युनल है ही नहीं, ये मामला हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है ही नहीं यहाँ पे मामला। तो ये जो है ये सबसे बड़ा संकट है समाजवादी पार्टी के लिए। अयोध्या के मामले में तो चलिए, विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन था, सामुदायिक तनाव था, टकराव था। यहाँ क्या टकराव है, ये यहाँ क्या तनाव है? यहाँ तो कोई तनाव भी नहीं है हिंदू मुस्लिम का। और वहां पे हिंदू की आबादी जो कभी 50% थी, वो आज हट के 20% पे आ गई है। तो ये तो इतिहास पूरा सामने आएगा ना अब। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच वीरेंद्र जी, थैंक यू बहुत सो धन्यवाद मच। सर। नमस्कार।